हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, वो भी रिपोर्ट के। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर्स हम 40 क्वेश्चन करेंगे रिपोर्ट्स के, क्योंकि रिपोर्ट के बारे में मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुकी हूँ। और एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि कमेंट आया था कि उसके क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो किसी स्टूडेंट ने बोला था मेरे को बनाने के लिए इस टॉपिक के ऊपर, तो उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। रिपोर्ट के और डिबेट के मैं कोशिश करूँगी कि सभी के रिपोर्ट के डिटेट के जो डिबेट है, स्पीच राइटिंग तो मैं अभी करवाई नहीं है, वो भी करवानी है। तो लेटर राइटिंग के सब के आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँ, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिपोर्ट? रिपोर्ट का क्या पर्पज है? टू प्रोवाइड डिटेल। देखो, मैं 4 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और लेक्चर भी बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आपको देखने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप सारे ऑप्शन खुद पढ़ के रखेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बताते जाऊँगी। ठीक है, और जो भी आंसर के बारे में और क्वेश्चन के बारे में जो भी चीज़ समझाने वाली होगी वो मैं समझाऊँगी आपको। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिपोर्ट? रिपोर्ट का पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताती है रिपोर्ट। रिपोर्ट इज टिपिकली रिटन टू कन्वे डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और इवेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टाइप ऑफ रिपोर्ट। ठीक है भाई, तो कॉमन टाइप है जो रिपोर्ट्स की, वो फिक्शनल नहीं होती। क्यों नहीं होती? फिक्शन का मतलब होता है कहानी, यानी कि कल्पना। जो आप कहानी लिखते हैं उसको फिक्शन बोलते हैं। और रिपोर्ट किसके ऊपर लिखी जाती है? रिपोर्ट किसी घटना के ऊपर लिखी जाती है, उसके अंदर फैक्ट होते हैं। ठीक है, कोई कहानी नहीं होती है रिपोर्ट के अंदर कि आप मनगढ़ंत कहानी लिख देंगे वो रिपोर्ट बन जाएगी, नहीं। रिपोर्ट के अंदर फैक्ट होता है आपके, कि किसी इवेंट के ऊपर लिख रहे हैं या आपने कोई घटना देखी उसके ऊपर आप वो लिख रहे हैं, तो फिक्शनल रिपोर्ट नहीं होती। इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, फेशियबिलिटी रिपोर्ट होती है, फॉर्मल रिपोर्ट होती है, तो फिक्शनल रिपोर्ट नहीं होती। उसके बाद है व्हाट सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट यूजुअली समराइज द इंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस रिपोर्ट के अंदर समराइज, यानी कि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको किस रिपोर्ट के अंदर समराइज किया जाता है। उनकी समरी दे के सारे, मतलब जैसे पूरी रिपोर्ट लिख दी और उनकी एक समरी लिख दी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समराइज करके थोड़ा सा बता दिया सारी चीज़ों के बारे में, तो वो किसके बारे में होता है? अब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट के में होता है। वो किस में होता है? अब्स्ट्रैक्ट में होता है। और अब्स्ट्रैक्ट आपके जो 2023 में आपका पेपर आया था उसके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर था अब्स्ट्रैक्ट। सेम यही आंसर था एक क्वेश्चन का रिपोर्ट राइटिंग में ही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द कंक्लूजन ऑफ ए रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या रिपोर्ट के कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन का क्या मतलब होगा? समरी ऑफ द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में जो होते हैं निष्कर्ष, यानी कि जो निष्कर्ष हैं उनकी समरी आप लिखेंगे किसके अंदर? कंक्लूजन रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। ठीक है, स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस होगा और फॉर्मेट का भी डिफरेंस होगा। इजी क्वेश्चन है। इन विच सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट वुड यू टिपिकली फाइंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स। अब ग्राफ एंड चार्ट किसके अंदर मिलेगा? कौन सी रिपोर्ट में मिलेगा? डाटा एनालिसिस करना होगा उसी के अंदर, तो जिसके अंदर डाटा डालेंगे उसके अंदर डाटा होगा, उसके अंदर तो ग्राफ और चार्ट्स मिलेंगे आपको। और उसके बाद है व्हाट इज़ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2023 वाले पेपर में भी। A report that what is feasibility report? A report that assesses the particularity of a proposed plan. feasibility report क्या होती है भाई? जो प्लान आपका चल रहा है। ठीक है, रिपोर्ट एनालाइज व्हाट वेदर है proposed plan और प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल और अचीवेबल। ठीक है, यानी कि जो भी आपका प्लान चल, जैसे आपका कोई घर बन रहा है तो उसके बारे में जो आपका प्लान चल रहा है कि आपने कितना बना लिया, कितना नहीं बना लिया, क्या चीज़ आप इसके अंदर और करने वाले, तो वो सब कुछ प्रपोज्ड प्लान के अंदर सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्लान आप प्रपोज्ड कर चुके हो, ऐसे प्लान के लिए हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ प्रपोज्ड याद रखना है इसके अंदर, ये वर्ड याद रखना, प्रपोज्ड प्लान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रपोज्ड प्लान। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज लिस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ए रिपोर्ट। जो रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन है
उसके अंदर आप कौन से एलिमेंट इज लिस्ट लाइकली टू बी इंक्लूड, यानी कि बहुत कम यूज किए जाते हैं। डिटेल डाटा एनालिसिस, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन के अंदर डिटेल। अब इंट्रोडक्शन में क्या होगा, थोड़ा छोटा, मतलब हम थोड़ा ही बताएंगे ना कि ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, जो शॉर्ट में बताएंगे ना कि डिटेल डालेंगे उसके अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर आप डिटेल नहीं डालेंगे ना, तो उसके अंदर आप शॉर्ट में बताएंगे, तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द अपेंडिक्स इन ए रिपोर्ट। अपेंडिक्स क्या होता है, टू इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट द रिपोर्ट। अब देखो आपको कोई एडिशनल मतलब क्या डालनी है, इन्फॉर्मेशन डालनी है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या किसका यूज़ करेंगे, अपेंडिक्स का यूज़ करेंगे। इसके बारे में ना मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, ये वर्ड है ना अपेंडिक्स कैसे, इसका एग्जांपल मैं लास्ट में दूंगी आपको, जो 2-3 चीज़ें रहती हैं अपेंडिक्स के बारे में। तो वैसे यहाँ से जान लो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है तो अपेंडिक्स में डालेंगे। सॉरी भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ट्रू क्या है, रिपोर्ट शुड बी कंसाइज एंड क्लियर, ठीक है। उसके बाद इन रिपोर्ट राइटिंग व्हाट इज फाइंडिंग सेक्शन। फाइंडिंग सेक्शन में तो निष्कर्ष सेक्शन, फाइंडिंग्स का मीनिंग होता है निष्कर्ष। क्या आएगा, सेक्शन वेयर डाटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, जहाँ पर डाटा को एनालाइज किया जाता है और मतलब व्याख्या की जाती है डाटा की। उसके बाद आता है विच पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट कंटेन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। इसके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगी, स्कोप क्या होता है रिपोर्ट का, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको, क्योंकि बीच में कंटिन्यूटी खत्म होती है अगर मैं बीच में कोई चीज़ आपको बताने लगती हूँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2-3 क्वेश्चन ये। तो विच पार्ट ऑफ द रिपोर्ट कंटेन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। अब इसके अंदर से जो क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका पार्ट आता है, स्कोप में। इंट्रोडक्शन स्कोप किसके अंदर आता है, इंट्रोडक्शन में। यानी इंट्रोडक्शन के अंदर बताते हैं कि क्या क्या मतलब आगे इस रिपोर्ट में आप देने वाले हो, इस रिपोर्ट के अंदर आप क्या क्या बताने वाले हो, ये सारी चीज़ें स्कोप होती हैं रिपोर्ट की। अब मेथोडोलॉजी के अंदर क्या होता है, आप ये बता दो रिसर्च और मेथड आपने कौन सा यूज किया है, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर कंक्लूजन बताते हो कि पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या था। आप ऑप्शन देख के भी आप समझ रहे हो ना, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट में देखो मैंने आपको पीछे बताया ही था, जो अब ये पीछे आया हुआ था क्वेश्चन आपका, ये अब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, अभी था यहाँ पे। देखो ये रहा। व्हाट सेक्शन ऑफ रिपोर्ट यूजली समराइज द, यानी सारे जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको समराइज कौन करेगा, उनको समराइज अब्स्ट्रैक्ट करेगा। या ये बात ध्यान रखनी है भाई, आपको जितने भी सारा जो डॉक्यूमेंट है उनको समराइज, उनकी समरी किसके अंदर दोगे, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर दोगे। सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे जो ये ऑप्शन दिए होते हैं ना अंदर रिपोर्ट के, रिपोर्ट राइट जैसे जो कि मैंने सारे आपको बताए हुए हैं रिपोर्ट राइटिंग में, उनके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इतना इजी नहीं रहेगा आपका एग्जाम। ये हो गया हमारा, ये स्कोप भी हो गया। व्हाट शुड बी, हाँ, व्हाट शुड द टोन ऑफ द रिपोर्ट जनरली बी। रिपोर्ट की जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ये जितनी सारी रिपोर्ट के जो टोन है उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि टोन कितने प्रकार की होती है, सब्जेक्टिव टोन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टोन क्या होती है, ठीक है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि जो टोन है रिपोर्ट राइटिंग की वो जनरल फॉर्मल होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट देते हैं, इन ए रिपोर्ट वेयर वुड यू फाइंड द रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी कहाँ पे मिलेगी भाई, मैथडोलॉजी के सेक्शन में ही मिलेगी। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी इन ए रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव समरी का पर्पज क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है टू गिव ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंटायर रिपोर्ट, यानी पूरी रिपोर्ट का छोटा सा सूक्ष्म सा ओवरव्यू देना, ठीक है। वो किसके अंदर आएगा, एग्जीक्यूटिव समरी। वैसे आपको पता चल गया ना समरी का क्या मतलब होता है। समरी का मतलब होता है सारा जो भी सारांश होता है पूरी रिपोर्ट का, उसके बारे में आप बता देना, ठीक है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो समरी तो आपको समझ आ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, सजेशन होता है, जहाँ पर भी आपको सजेशन मिलेगा वही आ जाएगा सजेशन फॉर फ्यूचर एक्शन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फाइंडिंग्स, ठीक है। यानी कि जो रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है
यानी जो सजेशन फॉर फ्यूचर एक्शन, यानी कि जो सुझाव दिए गए हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, यानी फ्यूचर में कौन से काम करने हैं बेस्ड रिपोर्ट फाइंडिंग के पर जो बेस्ड होंगे उनके लिए। तो सिंपल सी बात, रिकमेंडेशन और सजेशन, दो एक वर्ड याद रख लेना आप। सजेशन सिर्फ एक में ही दिया हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड कंक्लूजन इन ए रिपोर्ट? समरी और कंक्लूजन के अंदर क्या डिफरेंस है? समरी रिकेप द इंटायर रिपोर्ट। समरी के अंदर तो क्या होती है, देखो समरी के अंदर होता है इंटायर रिपोर्ट, और कंक्लूजन के प्रोवाइड फाइनल थॉट्स। देखो कंक्लूजन के अंदर तो आप क्या डालेंगे, फाइनल थॉट्स डालेंगे भाई, अंत में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपका क्या कंक्लूजन निकला इन सारी चीज़ों से। और समरी के अंदर क्या होगा, सारी जो इंटायर रिपोर्ट है उसके के बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा बता देना, कंप्लीट सारांश क्या था वो बता देना आपका, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्ट? गुड रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ए क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, तर्क संगत स्ट्रक्चर होगी और ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर होनी चाहिए रिपोर्ट। उसके बाद है व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इन ए रिपोर्ट? लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या आएगा रिपोर्ट के अंदर, देखते हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आएगा टू एनालाइज एंड समराइज प्रीवियस रिसर्च रिलेटेड। देखो भाई जो प्रीवियस रिसर्च हुई है ना, जो प्रीवियस रिसर्च हुई है, ये जो रिसर्च क्या नाम रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू एनालाइज एंड समराइज प्रीवियस रिसर्च रिलेटेड टू द टॉपिक। एनालाइज करना, समराइज करना, जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड टू द टॉपिक, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं उनको समराइज करना, एनालाइज करना किसके अंदर आ जाएगा, लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द टिपिकल ऑर्डर ऑफ सेक्शंस इन फॉर्मल रिपोर्ट्स? फॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर जो ऑर्डर होगा सेक्शंस का वो कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं। उसके अंदर आपका आएगा इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ये ध्यान रखना है भाई आपको, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेथोडोलॉजी आएगा, उसके बाद निष्कर्ष फाइंडिंग्स आएगा, उसके बाद कंक्लूजन आएगा, और कंक्लूजन के बाद क्या आएंगे, रिकमेंडेशन आएंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपको क्या चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अब तो क्या होता है, जार्गन और टेक्निकल टर्म्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है भाई। एक तो जार्गन नहीं होना चाहिए। जार्गन क्या होता है, जैसे कि हर एक फील्ड की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज होती है, डॉक्टर क्या पर्ची के ऊपर लिखता है, जो स्लिप आती है डॉक्टर की उसके ऊपर वो क्या लिखता है, क्या आप उसको पहचान सकते हैं? नहीं ना। तो अगर आप उसके अंदर रिपोर्ट लिख देंगे तो वो रिपोर्ट किसी को समझ आएगी? नहीं आएगी। इसीलिए जार्गन और टेक्निकल टर्म का यूज आप कभी भी, अब जैसे कि इंजीनियरिंग वाली टर्म्स हैं उनको आप रिपोर्ट्स के अंदर डाल देंगे, क्या उनको कोई समझ पाएगा? तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो बिल्कुल भी रिपोर्ट के अंदर यूज नहीं करने। आपको जार्गन के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फुट नोट्स इन रिपोर्ट? यहाँ पे आप फुट नोट को ऐसे समझेंगे, लेकिन लास्ट में मैं इसका एग्जाम्पल देके इसको अच्छे से समझाऊंगी इस वर्ड को। तो टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंसेस विदाउट क्लटरिंग द मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट को मतलब मेन टेक्स्ट को मतलब इधर उधर किए बिना, मेन टेक्स्ट के अंदर कुछ भी किए बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंसेस देना, ठीक है। इन विच सेक्शन ऑफ रिपोर्ट वुड यू लाइक द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस यानी कि किस रिपोर्ट के अंदर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस मिलता है आपको, ठीक है, कहाँ पर मिलता है ये चीज़ आपको? रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस किसके अंदर मिलता है आपको? वो इंट्रोडक्शन के अंदर मिलता है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द मेथोडोलॉजी सेक्शन इन रिपोर्ट? मेथोडोलॉजी सेक्शन है जो रिपोर्ट का उसका क्या पर्पज है? टू डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डाटा, यानी जो डाटा कलेक्ट करने के लिए जो भी मेथड यूज किया है उसका डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना, ठीक है। मेथोडोलॉजी मतलब मेथड, तरीका, क्या तरीका यूज किया है आपने उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन रिपोर्ट राइटिंग?
रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल जो क्या है लैंग्वेज उसका यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इनफॉर्मल रिपोर्ट? ए ब्रीफ इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफन प्रेजेंटेड एज ए मेमो एंड ईमेल। एक छोटा इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफन प्रेजेंटेड आमतौर पर प्रेजेंट किया जाता है एक मेमो के रूप में और ईमेल के रूप में। किसके अंदर? इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ है। देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है ना, जिसका आंसर सबसे बड़ा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे अच्छा है इनफॉर्मल रिपोर्ट के लिए सबसे अच्छा यही दिया हुआ है कि ब्रीफ इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफन प्रेजेंटेड एज ए मेमो और ईमेल, यानी कि ईमेल और मेमो के रूप में एक छोटा और इंटरनल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट। इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी लास्ट में, जब 40 की आपके 40 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या यूज़ करते हैं, द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन ऑफ द रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप यूज करेंगे टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या मीनिंग है? सजेशंस फॉर एक्शन बेस्ड ऑन रिपोर्ट फाइंडिंग्स। ठीक है, यानी कि रिकमेंडेशन मैंने अब आपको बताया था, जहाँ रिकमेंडेशन आ गया वहाँ सजेशन आएगा आपका, तो वहीं से आप देख लेना। ये क्वेश्चन भी शायद दोबारा आ गया है ना। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट, ये भी मैं आपको समझाऊंगी भी टेबल ऑफ कंटेंट। बाकी समझाने वाली इसके अंदर कोई बात नहीं है। जब भी आपकी जो बुक है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, बुक जब आपकी स्टार्ट होती है तो बुक के अंदर जो आपका फ्रंट पेज होता है उसके अंदर आपका निष्कर्ष दिया होता है, सॉरी कंटेंट्स दिए होते हैं कि बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट डाला गया। तो वही टेबल ऑफ कंटेंट इसके अंदर होता है, रिपोर्ट के अंदर होता है। इसके अंदर आउटलाइन, स्ट्रक्चर, कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट का कंटेंट होता है कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, उसकी आउटलाइन, उसकी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद है विच पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑफन कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो स्टेटमेंट होती है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है, वो किसके अंदर होती है? इंट्रोडक्शन के अंदर होती है। इन रिसर्च रिपोर्ट व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू सेक्शन यूज्ड फॉर? लिटरेचर रिव्यू सेक्शन टू एनालाइज समराइज एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन द टॉपिक, ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया अभी। व्हाट शुड द कंक्लूजन ऑफ ए रिपोर्ट डू? कंक्लूजन के अंदर क्या आएगा? समराइज द की फाइंडिंग्स, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये कैसे आ गया दोबारा? अच्छा ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ ए बिजनेस रिपोर्ट? बिजनेस रिपोर्ट के जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है? इट फोकस ऑन एनालाइज एंड डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट के अंदर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग आएगा। व्हाट इज टिपिकल इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ ए रिपोर्ट? एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर क्या आएगा? इंक्लूडिंग की पॉइंट्स, ए ब्रीफ ओवरव्यू, रिपोर्ट का ओवरव्यू आएगा। ठीक है, मैंने बताया था समरी से ही आपको ध्यान रख लेना, इंक्लूडिंग की पॉइंट्स आएंगे, कंक्लूजन आएगा, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। विच पार्ट ऑफ रिपोर्ट वुड कंटेन रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च? ठीक है, अब रिकमेंडेशन किसके अंदर मिलेंगी? रिकमेंडेशन पार्ट के अंदर मिलेंगी, और रिकमेंडेशन पार्ट सबसे बाद में आता है, इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले आता है। ये याद करना है आपको, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, कि ये जो है वो याद रखना है आपको, जो इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, इनका जो मतलब इनकी सीरीज क्या है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड ए टाइटल पेज इन ए रिपोर्ट? टाइटल पेज क्या होता है रिपोर्ट के अंदर? टू प्रोवाइड एसेंशियल डिटेल लाइक टाइटल, ऑथर, डेट। ठीक है, यानी कि टाइटल, ऑथर और डेट सब के बारे में एसेंशियल जो डिटेल देना वो टाइटल पेज के अंदर आएगा। Which of the following is primary function of a findings section in a report? Which of the following is primary function findings section in a report? फाइंडिंग्स सेक्शन के अंदर प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? फाइंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट एनालाइज डाटा, कलेक्टेड डाटा, जो भी कलेक्टेड डाटा है उसका एनालिसिस करना होता है फाइंडिंग्स सेक्शन के अंदर रिपोर्ट के। व्हाट इज़ द प्रोग्रेस रिपोर्ट? प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्रैक द डेवलपमेंट, रिपोर्ट दैट डिस्कस ऑन गोइंग वर्क,
यानी कि जो भी आपका प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आप ये पूछते हैं कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं आप कुछ क्या कंप्यूटर में का कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, अपनी प्रोग्रेस बताओगे कि इतना काम कर लिया और इतना काम अभी रहता है। तो डिस्कस ऑन गोइंग वर्क, चालू काम जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपडेट्स के बारे में, अपडेट्स द स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट की जो डेट क्या है, स्टेटस है, उसके बारे में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द रेफरेंसेस सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट। रेफरेंसेस सेक्शन के अंदर क्या ऐड करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज साइटेड इन द रिपोर्ट, यानी कि जितने भी सोर्सेज से आपने रिपोर्ट ली है उन सभी सोर्सेज का वर्णन करेंगे। रेफरेंसेस के अंदर आप लिखेंगे, रेफरेंसेस के अंदर ये सब चीज़ आप ऐड करेंगे। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है भाई, जो प्रपोज्ड वर्क और प्लान होता है, ये आपको याद रखना है। फिजिबिलिटी के लिए प्रोपोज्ड वर्ड याद रखना है। ठीक है, प्रपोज्ड और फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट और प्लान के बारे में बताती है हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ। जब आपका पेपर मैंने सोल्व करवाया था 2023 वाला पेपर, आपके किसी ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पेपर को इतने अच्छे से सोल्व करवाया है। एक एक जो क्या नाम है ऑप्शन को के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने पेपर को इतने अच्छे से सोल्व करवाया है आपको। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन। और अब मैं आपको जो मेन पॉइंट थे एक बार उनके बारे में और बता देती हूँ थोड़ा सा। एक ये फाइंडिंग्स के बारे में आप देखेंगे कि फाइंडिंग्स का अर्थ होता है निष्कर्ष या परिणाम। ठीक है, निष्कर्ष या परिणाम। रिपोर्ट में निष्कर्ष वह अनुभाग होता है जहां शोध विश्लेषण से प्राप्त जानकारी और डेटा का सार प्रस्तुत किया जाता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर समरी होती है और डेटा एनालिसिस होता है फाइंडिंग्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं टोन, समझते हैं। हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, उसके रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव टोन का यूज करना है हमें। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टोन क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव टोन किसी लेखन या भाषण में निष्पक्ष और तटस्थ भाषा का प्रयोग करना है। इसमें लेखक या वक्ता अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों से अलग होकर केवल तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करता है, न कि अपने व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, पूर्वाग्रह रिपोर्ट के अंदर डालता है। तभी तो रिपोर्ट के अंदर फिक्शन नहीं होता। फिक्शन नहीं, क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं, साक्ष्य होते हैं, तर्क होते हैं, रीजन होते हैं, तर्क होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव टोन। अब देखो, जैसे सब्जेक्टिव टोन, मुझे लगता है कि यह योजना सबसे बेहतर है। और ऑब्जेक्टिव टोन, इस योजना के तहत खर्च और लाभ के विश्लेषण से पता चलता है कि यह वित्तीय दृष्टि से सबसे प्रभावी है। यानी कि मुझे लगता है, आपकी सोच है जो वो सब्जेक्टिव टोन में आएगी। और इस योजना के तहत खर्च और लाभ के विश्लेषण से पता, अब देखो यहाँ से आपको किससे पता चला, डेटा से पता चला। और क्या नाम है, जो इस योजना के अंदर जो आपने एनालिसिस किया उससे पता करके आपने, मतलब जो ये जानकारी है वो क्या है, वो सच है, ट्रू है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, आपकी क्या है, आपका फिक्शन, आपकी सोच है, ये रिपोर्ट के अंदर नहीं चलती। यानी सब्जेक्टिव टोन रिपोर्ट के अंदर नहीं चलेगी। क्या चलेगी, ऑब्जेक्टिव टोन चलेगी, जिसके अंदर एनालिसिस और डेटा से बताया जाता है कि क्या मतलब रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो याद ध्यान रखेंगे आप। ऑब्जेक्टिव टोन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तुत की गई जानकारी सटीक, भरोसेमंद, निष्पक्ष हो, ताकि पाठक या श्रोता अपने निर्णय खुद ले सके। एक बार सारी टिप रिपोर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में भी आपको, जैसे ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्रीहेंशन में भी आ सकता है कि इस कॉम्प्रीहेंशन की जो टोन है वो कैसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 लाइनर में आपका आ सकता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार सारी टोन के बारे में आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव टोन, इसमें लेखक या वक्ता अपने निजी विचारों या भावनाओं को शामिल किए बिना केवल तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करता है। शोध से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्पाद की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, शोध के आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। तो ये जो डेटा के हिसाब से बताया गया है। सब्जेक्टिव टोन व्यक्तिपरक टोन होती है। इसमें लेखक या वक्ता निजी विचारों, भावनाओं, राय को व्यक्त करता है। मुझे लगता है कि यह फिल्म बहुत प्रेरणादायक है, तो मुझे लगता है ये सब्जेक्टिव टोन में आएगा भाई। ठीक है, अपने निजी विचार होते हैं इसमें। फॉर्मल टोन, औपचारिक टोन होती है। यहाँ स्वर गंभीर और पेशेवर होता है। इसका प्रयोग आधिकारिक
दस्तावेज, रिपोर्ट्स व्यावसायिक संवाद में किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि अगली मीटिंग 5 अगस्त को आयोजित की जाएगी। फॉर्मल है भाई, 5 अगस्त को आपको जाना पड़ेगा। इनफॉर्मल टोन का मतलब होता है इसमें मित्रवत व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग होता है या दोस्तीपूर्ण बातचीत और कैजुअल लेखन में उपयोग किया जाता है। भाई जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, तो वो आपका फॉर्मल होता है, और जब आप घर आ रहे होते हैं, घर के काम करते हैं, वो इनफॉर्मल होता है आपका। ऑप्टिमिस्टिक टोन, जैसे क्या तुम कल पार्टी में आ रहे हो, सिंपल पूछ रहे हैं ना, तो ये क्या है, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, इनफॉर्मल टोन है आपकी। ऑप्टिमिस्टिक टोन आशावादी, इसमें सकारात्मक उम्मीद से भरी भाषा का प्रयोग होता है जो उत्साह और उम्मीद का संकेत देता है। मुझे यकीन है कि हमारी टीम यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करेगी, तो ये आशावादी टोन आ जाएगी आपकी। निराशावादी टोन, पेसिमिस्टिक टोन, इसमें नकारात्मक निराशाजनक भाषा का प्रयोग होता है जो चिंता और हताशा का संकेत देता है। मुझे नहीं लगता कि यह चुनाव योजना काम करेगी, तो इसके अंदर मतलब नेगेटिविटी जिसके अंदर आती है उसको पेसिमिस्टिक टोन बोलते हैं। उसके बाद ह्यूमरस टोन क्या होता है, इसमें मजाकिया या हल्की फुल्की भाषा का प्रयोग होता है जो पाठक या श्रोता को हंसाने या मनोरंजन करने के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं और खा लिया तो मुझे रोलिंग चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको जो मजाकपूर्ण बातें होती हैं उसके लिए ह्यूमर टोन होती है। सार्कास्टिक टोन, व्यंग्यात्मक स्वर भाई, इसमें तीखे और कटाक्षपूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें कहा गया है कि वाक्य अक्सर विपरीत अर्थ व्यक्त करता है, जैसे वाह तुम तो वाकई जल्दी पहुँचे, यानी जब कोई देर से पूछता है तो उसको सार्कास्टिक टोन में बोलते हैं, वाह तुम तो बहुत जल्दी आ गए। उसके बाद है क्रिटिकल टोन, इससे लेखक और वक्ता आलोचना करते हुए त्रुटियों और खामियों की ओर इशारा करता है। यह परियोजना सही तरीके से नहीं की गई है और समय सीमा का पालन नहीं हुआ है, तो ये सब क्या है, ये त्रुटि क्या, किसी की कमी निकालना, मतलब सीधी बात है, उसकी आलोचना करना, क्रिटिकल टोन। नोस्टाल्जिक टोन, स्मृति, नोस्टाल्जिक में जो होता है यादें, जो स्मृति होती है, स्मृति लीन स्वर, इसमें जो लेखन और वक्ता पुराने समय को याद करता है जो अक्सर भावुक और प्रेमपूर्ण होता है। वो दिन कितने अच्छे थे जब हम सारा दिन खेलते रहते थे। ठीक है, उसके बाद है भाई, ये हो गई भाई टोन, आपका कंप्लीट हो गई टोन वाली। ठीक है, जार्गन एक विशेष प्रकार का की शब्दावली होती है जो किसी खास, ये वर्ड कई बार आ जाता है इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ यहाँ पे एक बार, 1 मिनट भाई। जार्गन एक विशेष प्रकार की शब्दावली होती है जो किसी खास पेशे, क्षेत्र या समूह के लोग उपयोग करते हैं। यह शब्दावली अक्सर तकनीकी या विशेष ज्ञान से संबंधित होती है जिसे उस क्षेत्र के बाहर के लोग समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। मेडिकल जार्गन, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। कानूनी जार्गन, हैबिस कॉर्पस का मतलब एक कानूनी कार्रवाई जो किसी को अवैध रूप से हिरासत रखने के खिलाफ रक्षा करती है। ठीक है, तो ये ऐसे जो वर्ड हैं, जार्गन ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जो खास पेशे या गतिविधि से जुड़े हुए लोगों के लिए सामान्य होते हैं लेकिन अन्य लोगों के लिए जटिल और समझने में कठिन हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये था जार्गन, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये वर्ड काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद आता है फुट नोट। फुट नोट एक रिपोर्ट या दस्तावेज में उपयोग किया जाने वाला एक नोट होता है जो पृष्ठ के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इसका उद्देश्य पाठक की अतिरिक्त जानकारी, स्रोत का संदर्भ या किसी वाक्य, शब्द या वाक्यांश की विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है। रिपोर्ट में फुट नोट का उदाहरण, मान लीजिए कि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या में 30% वृद्धि हुई है। ठीक है, आपने ये कह दिया, एक रिपोर्ट के अंदर आपने ये बात लिख दी। ठीक है, अब इसका आपको फुट नोट कैसे दिखेगा, फुट नोट कैसे दिखाएंगे आप इसका, देखो जैसे इसका फुट नोट आपको ऐसे दिखाई देगा, इंटरनेट वर्ल्ड स्टेटस, यानी कि आप फुट नोट देखो वहाँ पे भी आपने 1 डाला हुआ था, देखो 1 मिनट बताते हुए आपको, यहाँ पर भी आपने देखो ये 1 दिख रहा है आपको, ये 1 डाला हुआ था और यहाँ पर भी ये 1 डाला हुआ। इसका मतलब आपने फुट नोट के अंदर ये दे दिया आपने कि आप साथ में ये दे दिया कि जो भी ये मैंने इन्फॉर्मेशन ली है ना, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ये ली है, ये 30% की वृद्धि हुई, ये कहाँ से ली है, ये यहाँ पर ये उसने इसका एड्रेस दे दिया कि यहाँ से आप इसको के बारे में और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने इस साइट का यूज़ करके ये वाली जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है,
फुट नोट रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीय स्टिक बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि फुट नोट का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि आपकी रिपोर्ट को ज़्यादा विश्वसनीय बनाया जा सके। फुट नोट के ऊपर जो आपने मतलब डेटा दिया है, उस डेटा को जाके जब लोग इंटरनेट पे चेक करेंगे कि हाँ इसके एड्रेस दे रखा है कि यहाँ से मतलब साइट का लिंक दे रखा है, उस साइट के लिंक पे जाकर जब भी कोई उस फुट नोट को देखेगा तो वो डेटा उसको क्या मिलेगा, उसका वो देख सकता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इसने बिल्कुल सही दी है। तो उसे विश्वसनीय स्टिक बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये पाठक को समझने में सहायता करते हैं रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी या डेटा किस स्रोत से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स। एक रिपोर्ट में ऐसा अनुभाग होता है जो रिपोर्ट के विभिन्न भागों और पृष्ठ संख्या को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य पाठक को रिपोर्ट और संरचना और सामग्री को आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। ठीक है, सूची पत्र भाई, टेबल ऑफ कंटेंट। आमतौर पर विभिन्न तत्व शामिल होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। अध्याय के शीर्षक, उप अध्यायों के शीर्षक, प्रस्तावना, ठीक है, अनुबंध, संदर्भ, पृष्ठ संख्या, सब कुछ तो होता है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। वही जो पेज, जो आपकी बुक के पहले पेज के ऊपर सारा आपका वर्णन दिया होता है कि कौन से पेज में केंद्र क्यों, कितनी यूनिट है, कितने उसके अंदर सब यूनिट हैं, सब कुछ। ठीक है, वही होता है टेबल ऑफ कंटेंट रिपोर्ट के अंदर भी। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी दे दिया इसने टेबल ऑफ कंटेंट का, ये देख सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन बैक के अंदर क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ था, यहाँ से आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है। रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा, स्कोप आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। बैकग्राउंड भी इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, मेथोडोलॉजी भी आएगी। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के अंदर देखो ये बहुत सही दिया हुआ है, इसमें से आप ये सारी चीज़ें याद कर लेना। लिटरेचर रिव्यू के अंदर प्रीवियस रिसर्च आएगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आएगा, दो चीज़ आएंगी। उसके बाद फाइंडिंग्स के अंदर क्या आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। डाटा एनालिसिस और डिस्कशन, ठीक है, ये किसके अंदर होंगे, फाइंडिंग्स के अंदर होंगे। और कंक्लूजन के अंदर क्या होगा, समरी ऑफ फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन दोनों आएंगी आपकी। रेफरेंसेस के अंदर क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद अपेंडिक्स के अंदर क्या आएगा, सर्वे क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर होती है भी शब्दावली, और एडिशनल डाटा, ये सब कुछ आप अपेंडिक्स के अंदर लिख देंगे। सर्वे के अंदर जो जो आपने शब्दावली यूज़ की है, किसी को नहीं समझ में आती तो आप उनका वर्णन लिख करके लिख देंगे यहाँ पे। तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। हिंदी में भी देख सकते हैं आप एक बार इसको, है ना। पाठक और रिपोर्ट के प्रमुख भागों और उनके स्थान की जानकारी देती है, जिससे उन्हें आवश्यक जानकारी तेजी से ढूंढने में आसानी मिलती है। अब ये भी पूछे कि इसका क्या क्या महत्व है, मतलब तो ये भी लिख सकते हैं आप, बता सकते हैं उनको, है ना। टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या, टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर आपको उस दस्तावेज अनुभाग को संदर्भित करता है जो रिपोर्ट की योजना, उद्देश्य, दायरा, कार्यों का विवरण आदि दिया गया रिपोर्ट के लिए मार्गदर्शन की तरह काम करता है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस, इसके अंदर आप क्या क्या यूज करेंगे, योजना, उद्देश्य, दायरा, कार्यों का विवरण, ठीक है, ये सब कुछ आप इसके अंदर बताएंगे। टर्म ऑफ रेफरेंसेस के अंदर जैसे टाइटल आएगा, एनालिसिस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन एबीसी कंपनी, है ना। पर्पज, एबीसी कंपनी के ग्राहकों की संतुष्टि का विश्लेषण करना, उन कारकों की पहचान करना, उनकी संतुष्टि को प्रभावित करना, पर्पज होगा इसका। ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं आप, ग्राहकों की संतुष्टि के मौजूदा स्तर का मूल्यांकन करना, ग्राहक सेवा में सुधार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, कंपनी की ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए सिफारिश देना। यह रिपोर्ट केवल एबीसी कंपनी के वर्तमान ग्राहकों के बीच की जाएगी। इसमें 2023 और 2024 की अवधि के दौरान की गई खरीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। मेथोडोलॉजी भी, ड्यूरेशन, रिपोर्टिंग, की डिलीवरीज, स्टेक होल्डर, सोर्सेज, अप्रूवल, ये सब कुछ आएगा उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका टर्म ऑफ रेफरेंसेस। तो भाई ये था आज का लेक्चर आपका, जो कि मैं अपना हर लेक्चर अपने आप 100% देने की कोशिश करती हूँ अपने हर लेक्चर में, ठीक है। उसके लिए मेरे को बहुत सारा टाइम भी लगता है, पर जब आप बहुत सारे अच्छे से कमेंट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो सारे जो चीज़ें हैं उनको भूल के सिर्फ एक मोटिवेशन होता है कि मैं फिर से आपके लिए कोई अच्छी वीडियो बनाऊं।
और आपको अच्छे से नॉलेज दो, ठीक है। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं लेके आऊँगी कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उस स्ट्रेटजी के ऊपर और साथ में आपकी रीडिंग राइटिंग, ठीक है, कि आपको कैसे इम्प्रूव करनी है जिससे आप अपने पेपर में अच्छा कर सकें और पेपर क्लियर कर सकें, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।